मेरा अराउंड कोई पोर्टफोलियो जो है दैट्स अराउंड 50 मिलियन प्लस, और कितना प्लस है उसको 10 प्लस है वो हाँ, जो मैं रियल स्टेट में शो कर रहा हूँ। यही अगर मैं PSX में करूँ देन द ROI विल बी मैचलेस। 10 साल की जर्नी में कितनी इन्वेस्टमेंट की PSX में, और आज जो है पोर्टफोलियो माशाल्लाह कितना हो गया, अगर आप शेयर करना चाहें। ये फैसला कैसे किया कि ये ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू रियल एस्टेट, क्योंकि रियल एस्टेट का जो असल बुरा टाइम आया है वो तो उसके बाद आया है 2022, 23 और 24 में। अगर मेरा एक प्लॉट अगर कहीं पर है और वो 2-3 करोड़ का प्लॉट है और अगर कोई इमरजेंसी हो गई है 20-25 लाख की, तो मैं उस प्लॉट को सेल नहीं कर सकता। वो कौन सी एक दो चीज़ें थी जिससे आपका ना माइंड कन्विंस हो गया कि हाँ, स्टॉक मार्केट ही जो है ना वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छी है। अगर जैसे $1000 लगाए थे और वो 30,000 हो रहे हैं अगर, तो अगर वो डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाते ना तो वो 60,000 हो जाते। इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। जैसे हमारे स्पेशली जो GCC में पाकिस्तानीज़ काम कर रहे होते हैं, जो हमेशा एक डर होता है ना कि कहीं जॉब चली गई तो फिर पाकिस्तान में तो इनकम बहुत कम होती है। तो जब ये जी जी। आप वो फाइनेंशियल फ्रीडम वाला गोल अचीव कर लेते हैं तो मेंटल स्ट्रेस और उस पे जो उसका इम्पैक्ट आता है उसके बारे में भी थोड़ा-सा होता है। सही है, 2023 और 24 और 25 में फिर जो सारा डिसिप्लिन था उसके जो फ्रूट्स आए और इतनी अच्छी रिटर्न्स भी आए PSX में, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ। वो आपने कैसे एन्जॉय किया? 1 करोड़ की अगर सेविंग्स है तो आपने अब उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है? आपकी कन्विक्शन ज़्यादा है तो आप PSX में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं? RDA के थ्रू आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे थे, उसमें कितना इन्वेस्ट करते हैं? मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कुछ शेयर्स की जो मैंने 2020 में ड्यूरिंग कोविड टाइम लिए थे, आज वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गए। अब तो उनका कैपिटल गेन देख के डर लगता है। हुँ। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम पॉडकास्ट। और मैं अभी बस सोच ही रहा था इस एपिसोड से पहले कि अगर फाइनेंशियल फ्रीडम को 3 स्टेप्स में ब्रेक करें, तो फर्स्ट स्टेप होता है कि आपको बिल्कुल आइडिया ही नहीं होता कि आप अगर थोड़ी-थोड़ी सेविंग करने लग जाएँ, तो वो फ्यूचर में आपके रिटायरमेंट को या आपके जितने भी गोल्स हैं, उसको जो है ना अचीव कर सकता है। तो एक रियलाइज़ेशन ही नहीं होती। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप मैंने देखा कि एक दफ़ा आपके माइंड में एक प्लान आ जाता है, फिर जब आप उसको फ़ॉलो करने लगते हैं ना, तो जो शुरू के 1 साल, 2 साल, 3 साल होते हैं, कॉन्स्टेंटली आपके माइंड में आ रहा होता है कि क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? क्या मैंने जो प्लान बनाया वाक़ई में उसके नंबर्स कहीं सही हैं, नहीं हैं? और फिर थोड़ी-सी अगर आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्राइसेज़ भी ऊपर-नीचे होती हैं, कन्विक्शन भी जो है शुरू के 2-3 सालों में ही इंसान जो है डिराइव करता है। तो वो जो शुरू के 3 साल की जर्नी होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जो तीसरा स्टेज है फाइनेंशियल फ्रीडम का, वो एक तरह से फ्रूट्स होते हैं। आपके अंदर कन्विक्शन आ जाती है, आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो हो रहा होता है। कोई अच्छी अपॉर्च्युनिटी आती है, आप बल्कि डबल डाउन करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो आज हम फोकस करेंगे ये जो सेकंड स्टेज ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। और उसके लिए हमारे बड़े स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, इरफान साहब, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, लेकिन इन्होंने ऑलमोस्ट 10 साल लगाए कन्विक्शन बिल्ड करने में। तो सबसे पहले तो इरफान साहब मैं आपको वेलकम करूँगा और आपसे यही पूछूँगा कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। आपने शायद ये जो सारी कंपनीज़ में अब आप इन्वेस्ट करते हैं, उनके शायद ऑडिट भी किए होंगे पास्ट में। लेकिन कन्विक्शन बनाने में वो जो पूरी जर्नी थी शुरू के 10 साल की, डिफरेंट एसेट्स भी एक्सप्लोर किए कि यहाँ-यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और ठीक कहा आपने कि फाइनेंस बैकग्राउंड होने की वजह से तमाम एसेट क्लास के लिए अवेयरनेस थी। एंड एज यू नो कि आई एम बेस्ड इन सऊदी अरेबिया फ्रॉम लास्ट 16-17 ईयर्स। और लेकिन ये था कि सेविंग कर रहे थे, डे वन से सेविंग अच्छी हो रही थी, बट इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं आए थे। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चूंकि इन्वेस्टिंग एक जो है पार्ट टाइम जॉब्स थी हमारी, तो उसमें ये था कि जब कभी मौका मिला तो एज यू नो कि ओवरसीज की जो बेस्ट या फिर मोस्ट फेवरेट एसेट क्लास होती है वो रियल स्टेट ही होती है। जब कभी मौका मिला, पैसे जमा हो गए, तो रियल स्टेट बाय कर ली, एंड देन इट्स कीप ऑन गोइंग ऑन। ये चीजें चलती रही अराउंड कोई 6-7 साल तक। और रियल स्टेट का पोर्टफोलियो तो डेवलप हो गया, बट द थिंग इज कि कोई रियल सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क जो था वो डेवलप नहीं हुआ। और वहां से कैपिटल गेन तो हो रहे थे रियल स्टेट से, लेकिन कोई ऐसा कोई इनकम जनरेशन नहीं थी। तो फिर 10 साल पहले मैंने फिर ये इस चीज को जो है सीरियसली कंसिडर किया, डिफाइन किया क्या अच्छा, डिफरेंट। यानी कि आप रियल एस्टेट में पहले से इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन 10 साल जी पहले तकरीबन 2016-17 फिर आपने जो है थोड़ा-सा स्टॉक मार्केट को एक्सप्लोर करना शुरू किया। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी। और उसमें ये किया कि मैंने ज्यादा कोई एनालिसिस पैरालिसिस वाली सिचुएशन में नहीं किया, आई जस्ट स्टार्टेड। हुँ। और आहिस्ता आहिस्ता मैं उसको जो है वो पोर्टफोलियो को अपने बढ़ा रहा था, क्योंकि एज यू नो कि बेस्ड ऑन द फाइनेंस बैकग्राउंड उन कंपनीज का आइडिया था, फंडामेंटल्स का पता था, ब्लू चिप स्टॉक्स में ही रहा मैं। और फिर 2019 से फिर मैंने उसको Q3 Q2 ऑफ 2019 मैंने उसको अग्रेसिवली स्टार्ट किया। एंड देन फिर 2020 में एज वी ऑल नो कि
इट वाज अराउंड मार्च 2020 में कोविड आ गया, और कोविड जब आया तो आई वाज ऑलरेडी इन लाहौर, एक काम से मैं आया हुआ था। तो उस वक्त फिर मैंने देखा कि मार्केट डेली बेसिस पे जो है वो मार्केट जो है क्रैश हो रही है, लोअर लॉक्स लग रहे हैं, हॉल्ट हो रही है, और इवन कि ब्लू चिप कंपनीज भी जो हैं वो बहुत डिस्काउंट पे अवेलेबल थी। देन आई डिसाइडेड कि इट्स अ वैल्यूएबल वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, तो उसको फिर मैंने डबल डाउन किया और बहुत अग्रेसिवली मैंने उसके अंदर बाइंग की, ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस, या जब भी मुझे मौका मिल रहा था। एंड देन आई कीप ऑन डूइंग इट फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, ऑल्दो कि अगस्त, बाय एंड ऑफ अगस्त कोविड काफी हद तक सेटल हो गया था, बट फिर मैंने दिसंबर तक उसके अंदर ठीक ठाक तरीके से उसके अंदर बाइंग की। अच्छा इरफान साहब, आपने बेसिकली 2010s वाला जो डेकेड था उसमें रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट किया, और जो उसका सेकंड हाफ था वो तो बल्कि मेरे ख्याल से अगर स्टॉक मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ी सी बेयर मार्केट ही थी, स्पेशली 18-19 में। तो आपने 2020 तक ये फैसला कैसे किया कि ये ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू रियल एस्टेट? क्योंकि रियल एस्टेट का जो असल बुरा टाइम आया वो तो उसके बाद आया है 2022, 23 और 24 में। तो इसलिए था कि रियल स्टेट के अंदर ये है कि एक तो लाइक मैं इस चीज को इस तरीके से देख रहा था कि अगर रियल एस्टेट का पोर्टफोलियो डेवलप हो जाता है, बट दैट इज नॉट लिक्विड, ये अगर एक बुलिश मार्केट रियल एस्टेट में ये हमेशा नहीं रहेगी, तो किसी ऐसे एसेट क्लास में जाना चाहिए कि जो लिक्विड भी हो और उसके अंदर ग्रोथ भी नजर आ रही हो। बेयर मार्केट, यू आर राइट, कि उसको चल रही थी, देन द नेक्स्ट फेज इज द बुलिश मार्केट। तभी फिर मैंने कहा कि एक एसेट क्लास में कंसंट्रेटेड नहीं रहना, और उसको मैंने बुलिश मार्केट इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी, तो दैट्स वाई कि मैंने उससे किया। और थोड़ा ये भी था कि मुझे नजर आ रहा था कि अगर मेरा एक प्लॉट अगर कहीं पर है और वो 2-3 करोड़ का प्लॉट है, और अगर कोई इमरजेंसी हो गई है 20-25 लाख की, तो मैं उस प्लॉट को सेल नहीं कर सकता। तो उसको मैंने कैसे लेके आना है, उसको जो है ना अपनी अपनी इमरजेंसी कैसे मीट करनी है, अपनी लिक्विडिटी कैसे अर्न करनी है वहां से। सो दैट वाज द रीजन कि आई स्टार्टेड क्या रियल एस्टेट अब काफी हो गया, इसको इधर फ्रीज करें एंड देन मूव इनटू पीएसएक्स। और जैसे मैंने बताया कि 2-3 साल मैंने आई जस्ट स्टार्टेड, लाइक वेट नहीं किया, और उसके अंदर फिर जो है ना कोविड ने उसको वाकई फिर जो है ना एक्सेलरेट कर दिया उस प्रोसेस को। अच्छा, सो 2000, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि समझें कोई किसी ने आज नया नया स्टार्ट किया, सही है, वो अगले 1-2 साल में उसका एम है कि मैं ना अपनी कन्विक्शन अबाउट जो मैं प्लान पूरा फॉलो कर रहा हूँ उसको इंक्रीज करे। तो आपने 2016 में स्टार्ट किया, 2020 तक आपकी कन्विक्शन काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई। तो ये 3-4 सालों में ऐसे वो कौन सी 1-2 चीज़ें थी जिससे आपका ना माइंड कन्विंस हो गया कि हाँ स्टॉक मार्केट ही जो है ना वो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा अच्छी है? वो एक होता है ना एक आइस आइस मेल्टिंग पॉइंट, वो क्या था आपके लिए? अगर आप भी अपना फाइनेंशियल फ्रीडम प्लान एक अच्छे तरीके से बनवाना चाहते हैं या रिव्यू करना चाहते हैं और हमारे पॉडकास्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास 6 विन करने का चांस जो है वो अवेल करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके अप्लाई करें। अब वो आइस मेल्टिंग पॉइंट यही था कि एक तो मैं अपने पोर्टफोलियो के रिटर्न्स देख रहा था, मार्केट की परफॉर्मेंस देख रहा था, और जैसा मैं सोच रहा था बेस्ड ऑन द फंडामेंटल्स, उनके फाइनेंशियल्स को रीड कर रहा था, अकॉर्डिंगली वहां से रिटर्न आना शुरू हो गए थे। मैं फिर पीएसएक्स के जो रिटर्न्स थे उनको मैं कंपेयर कर रहा था कि यार और कौन सा एसेट क्लास है जो कि इन रिटर्न्स को, डिविडेंड्स को, ग्रोथ को जो है ना कंपेयर कर सकता है। तो रिजल्ट्स जो थे वो चूंकि एज अलाइन विद माय एक्सपेक्टेशंस थे, तो उससे फिर कन्विक्शन जो है ना वो बिल्ड होती गई कि भाई ये है। और एक और भी चीज थी यहाँ पर, जब मैंने 2020 में उसको देखा, जब मैंने कंपेयर किया, तो ऑफ कोर्स उसमें मेरी बाइंग बहुत लोअर साइड पे थी। तो मैंने ये देखा कि जो मैं कमिटमेंट, पेशेंस, लॉयल्टी जो मैं रियल स्टेट में शो कर रहा हूँ, यही अगर मैं पीएसएक्स में करूँ, देन द आरओआई विल बी मैचलेस। तो फिर यानी कि अगर हम रियल स्टेट लेते हैं 2-3 साल, अगर उसके अंदर कोई अगर इंक्रीज नहीं आ रहा, हम उसको 3-4-5 साल आराम से उसको रिटेन कर लेते हैं। तो मैंने कहा यही काम अगर मैं पीएसएक्स में करता हूँ तो फिर तो उसका कोई मैच नहीं है। और ये एग्जैक्टली मैंने ये किया, रियल स्टेट को स्टॉप करके फिर मैंने पीएसएक्स में किया। और मेरे ठीक है बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड, मैंने अपने इमोशंस को नहीं आने दिया, एसआईपी करता रहा, डॉलर कॉस्ट एवरेज मैंने की। उसका सबसे आई थिंक ये सबसे बिगेस्ट बेनिफिट एसआईपी का यही होता है कि आपके इमोशंस जो है वो आपकी इन्वेस्टिंग से निकल जाते हैं। मार्केट ऊपर नीचे जा रही है, कोई इंपैक्ट नहीं आता, वोलेटिलिटी आती रहे, जब भी डिप आती है उसको मैं बाइंग अपॉर्चुनिटी कंसीडर करते हैं, मैं उसको बाइंग करता रहा। एंड आई वाज सरप्राइज कि विद द नेक्स्ट 2 to 3 इयर्स कि जो पोर्टफोलियो है, इवन आफ्टर कोविड जब मार्केट थोड़ी सी स्टेबलाइज हो गई थी, कि रिटर्न्स जो हैं वो स्टिल उतने ही आ रहे थे। और प्लस फिर जब क्वार्टरली डिविडेंड्स आना शुरू हुए, तो मैंने कहा यार ये जो है ना चीज है कि जिसको फर्दर यानी फिर कि एक्सपेंड एक आपने वो पूरा अपना
प्लान में से इमोशंस जो है निकाल के डिसिप्लिन जो है वो बिल्ट इन कर दिया, और जी मंथली इन्वेस्टमेंट, क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट, उसने आपको बहुत हेल्प किया। और साथ जब कंपनी के डिविडेंड्स आ रहे थे तो फिर उससे जो एक तरह से प्राइस अगर ऊपर नीचे होती भी तो है, आप उससे डिटैच हो जाते हैं। जी और फिर बिल्कुल इरफान ऐसी। साहब, जो 2022-23 के मुश्किल साल थे, उसमें आपने डिसिप्लिन, अगर किसी को आप जैसे एडवाइस करना चाहें कि जब मार्केट थोड़ी साइडवेज हो, जैसे अभी हम देखें पिछले 6 महीने से भी वॉर की वजह से वॉलेटिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, तो उसमें आपने अपने एक्सपीरियंस में कुछ डिसिप्लिन के रूल्स कुछ सीखे हो, वो अगर आप रेकमेंड करना चाहें। है कि स्टे इन द मार्केट, जैसे हम कहते हैं कि टाइम इन द मार्केट इज ऑलवेज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। स्टे इन्वेस्टेड। ये हर एसेट क्लास में ये वाला डल पीरियड आता है, कोई एसेट क्लास इससे इम्यून नहीं है, चाहे वो फॉरेक्स मार्केट है, रियल स्टेट है, पीएसएक्स है। लेकिन इवेंचुअली बिकॉज के अंडरलाइन बिजनेसेस स्ट्रांग है, हेल्थी है, बिजनेस में कोई इशू नहीं है, कंपनीज की अर्निंग हो रही है, वो अर्निंग्स अपनी शेयर कर रहे हैं, सो देयर इज नो नीड टू गेट वरीड अबाउट इट, और स्टे इन्वेस्टेड। यही फिर आपको लॉन्ग टर्म में पे करेगा। एंड एज आई सेड, क्योंकि मैंने अपनी सारी इन्वेस्टिंग ऑटोमेट किया हुआ था, तो मैं तो कई कई महीने स्टॉक्स को देखता भी नहीं था कि जो है ना क्या हो रहा है वो। ठीक है, तो मेरे लिए एक नॉर्मल एसेट क्लास से आ रहे थे। लेकिन यस, साइड पे फिर ये था कि फिर जब ये डाउन हो गया था और फिर जो है ना अदर मनी मार्केट के ऑपरेशन जरा बेहतर हो गए, तो फिर मैंने थोड़ा सा पोर्टफोलियो उस तरफ भी लेके गया, आरडीए के थ्रू, रोशन डिजिटल अकाउंट। चले, हमने रोशन डिजिटल अकाउंट की बात भी की, इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे आगे जाके। अब हम ना थोड़ा सा आगे आते हैं। सही है, 2023 और 24 और 25 में फिर जो सारा डिसिप्लिन था उसके जो फ्रूट्स आए और इतनी अच्छी रिटर्न्स भी आए पीएसएक्स में, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो आपने कैसे एंजॉय किया, और क्या उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी फिर, या मैंने यस जो है, क्योंकि क्योंकि इस टाइम में ना कंपनीज बहुत ज़्यादा बढ़ भी रही होती हैं, तो वो जो आपका डिसिप्लिन था वो मेंटेन रहा, या आपको हुआ मैं भी कोई ऐसी कंपनी ढूंढूं जो जल्दी से डबल हो जाए? वो आपने वो जर्नी कैसे गुजारी? नहीं, मैंने इस पूरे अपने इन्वेस्टिंग के सारे फ्रेमवर्क के अंदर जो मैंने 2016 में स्टार्ट किया था, मैंने कभी भी इसके अंदर कोई रिस्की वोलेटाइल अप्रोच नहीं ली, सिस्टमेटिक कंसिस्टेंट अप्रोच रखी। हाँ, जब मैंने देखा कि ऑलरेडी कुछ थोड़ा बहुत चार्ट्स को रीड करना भी आता था, जब मैंने देखा कि मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई है, तो फिर मैंने उसको डबल डाउन करना शुरू किया, जितने अच्छे जो एसेट क्लासेस थी। और फिर थोड़ा सा जो हमारा लोकल इन्वायरमेंट है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज आ रही हैं बजट के बाद, किस सेक्टर को सपोर्ट करेंगे, पोस्ट बजट कमेंट्री को पढ़ा, तो उसके बाद फिर मैंने उसको डबल डाउन करना शुरू किया। और उससे ये था कि उससे रिटर्न्स भी आए, और उसके अंदर जो है ना प्राइस अप्रिसिएशन भी, बल्कि इफेक्टिवली 23, 24 एंड देन 25 ऑलमोस्ट पोर्टफोलियो तकरीबन उसमें डबल ही हो गया। और मेरा चूंकि लॉन्ग टर्म का प्लान है, अगले 10 से 15 साल का, 20 साल का प्लान था, मैंने आज तक स्टार्टिंग फ्रॉम 2018 आज तक कभी 1 रुपया भी मैंने निकाल के कंज्यूम नहीं किया। जो डिविडेंड आया उसको इन्वेस्ट कर दिया, री इन्वेस्ट कर बिकॉज आई दिया। ऑलरेडी हैव ए जॉब, तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ से निकाल के उसको आपने कंज्यूम एक करूँ। वो चार्ट देखा है, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं वली खान, उन्होंने शेयर किया था थोड़े दिन पहले। S&P 500 पे एप्लीकेशन थी, बट अगेन PSX पे भी हो सकती है, कि अगर आपने पिछले 30 ईयर्स में, और बहुत थोड़ा डिविडेंड आता है S&P 500 में, तो अगर आपने वो री इन्वेस्ट कर दिए होते, 1-2% का होता है साल का, तो आपने अगर जैसे $1000 लगाए थे और वो 30,000 हो रहे हैं अगर, तो अगर वो डिविडेंड री इन्वेस्ट हो जाते ना, तो वो 60,000 हो जाते। इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। अब ये आप एक ऑलमोस्ट डेकेड हो गया आपको इन्वेस्ट करते हुए, मैं तो आपको एक एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर कहूँगा। तो आज इरफान साहब की क्या स्ट्रैटेजी होती है? लेट्स से अगर हमारे पास 1 करोड़ की अगर सेविंग्स हैं, तो आपने अब उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है? आपकी कन्विक्शन ज़्यादा है तो आप PSX में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं? RDA के थ्रू आप नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे थे, उसमें कितना इन्वेस्ट करते हैं? एक स्प्लिट पोर्टफोलियो का कैसे आप मैनेज करते हैं? उसमें ये है कि चूंकि अब आरडी से काफी इजी हो गया, रोशन डिजिटल अकाउंट से पीएसएक्स के अंदर पैसे जो है वो रिपेट्रिएट भी हो जाते हैं विदाउट एनी इश्यूज। तो मेरे अराउंड के सेविंग का अराउंड 50% इस वक्त जो है वो पीएसएक्स के अंदर जा रहा है, और रिमेनिंग जो है अराउंड 20-25% में सर्टिफिकेट्स के अंदर, जो शरिया कंप्लायंट इस्लामिक बैंक पाकिस्तान सर्टिफिकेट्स हैं उसके अंदर जाता है, प्लस अराउंड 10-15% में यूएस मार्केट्स में भी करता हूँ। मैं काफी ऐसे से सही। कर रहा हूँ यूएस मार्केट में भी, वहां पर भी आजकल सेमीकंडक्टर्स की वजह से काफी अच्छी जो है ग्रोथ है वो। और बाकी कैश फिर मैं अपने इमरजेंसी फंड्स के लिए अपने पास, तो लेकिन मेजर पोर्टफोलियो मेरा इस वक्त जो है वो पीएसएक्स के अंदर ही जा रहा होता है। चलिए, बड़ा ज़बरदस्त। अच्छा, इस पूरी जर्नी में एक मैं भी आपसे आगे का प्लान भी पूछूंगा, और आपसे भी पूछूंगा कि आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल्स क्या हैं। इस पूरी जर्नी में आपने कभी गोल्ड को एक्सप्लोर नहीं किया? क्योंकि पाकिस्तान में गोल्ड और सिल्वर जो है ना, लोग उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पाकिस्तान में थोड़ी सी डिवैल्यूशन भी होती है, तो शायद उसके हिसाब से एक हैज होता है। तो आपने इस पूरी जर्नी में गोल्ड में कभी इन्वेस्टमेंट एक्सप्लोर की, या जैसे बाहर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो गोल्ड माइनिंग वाली कंपनीज भी होती हैं,
उनमें कभी आपने उसकी रिसर्च की? यस, मैंने गोल्ड में जनरली नहीं किया, क्योंकि मैं फ्रैंकली स्पीकिंग एज ए सेड कि ये इन्वेस्टिंग जो है ये हमारी पार्ट टाइम जॉब है, मैं उसको बहुत ज़्यादा देख रहा था कमोडिटी को। बट यस, ये था कि जी अब मैं थोड़ा सा चूंकि इसमें हूँ और मैं डेली बेसिस पे थोड़ा सा सर्च भी करता हूँ, थोड़ा सा सुनता भी हूँ लोगों को, तो मैं देख रहा था कि गोल्ड जा रहा है, तो मैंने जस्ट एज ए लाइक गोल्ड में नहीं किया डायरेक्टली, लेकिन यस सिल्वर में किया था। और बड़े राइट टाइम पे किया था, आज से तकरीबन 3 साल पहले। और आज से अच्छा। 6 महीने पहले मैंने डिस्पोज ऑफ कर दिया था, जब वो जो है पीक पे थी, क्योंकि मुझे पता था कि अब ये कमोडिटीज एंड दीज आर मोर ऑफ ए कमर्शियल व्हीकल। वैसे इसमें आगे रैशनल एसेट कोई नहीं है इसका। लेकिन ये है कि फिर मैंने सिल्वर के अंदर एंट्री ली थी, थोड़ी सी अमाउंट्स की। और फिर ये था कि उसमें तकरीबन अराउंड 2 टाइम्स हो गया था, तो मैंने उसको सेल कर दिया। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपको रीच आउट करे तो हमारी वेबसाइट पे जाएं, फाइनेंशियल फ्रीडम पे क्लिक करें और अपनी डिटेल्स शेयर करें और हम आपको रीच आउट करेंगे। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा इरफान साहब, बहुत ज़्यादा लोग ना ये भी सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो आप अब जैसे आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया, आप डिसिप्लिन के साथ भी करते हैं, तो आप क्या वीकेंड्स पे थोड़ा सा टाइम दे देते हैं? कितना टाइम आपका अप्रॉक्सीमेटली लगता होगा इन्वेस्टिंग करने में? लाइक आई वुड से कि डेली बेसिस पे तो कुछ भी नहीं, और वीकेंड पे यस, यहाँ चूंकि फ्राइडे सैटरडे वीकेंड होता है, तो वीकेंड पे अराउंड कोई हाफ एन आवर में जस्ट पोर्टफोलियो देख लेता हूँ। बेसिकली जब मैंने 2016 में स्टार्ट भी किया था, उस वक्त भी एम यही था कि इसको कम्प्लीटली पैसिव रखना है, साइड हसल नहीं बनाना, और मिनिमम अपने इमोशंस और मिनिमम इसको टेंशन देनी है। तो उसमें यही होता है कि मैं जस्ट वीकेंड पे थोड़ा बहुत इसको देख लेता हूँ। बाकी जो चीजें चूंकि ऑटोमेटेड हैं और वो मेरी पेड एक्टिविटी का हिस्सा है, जैसे ही सैलरी आती है चीजें अपने आप डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, मुझे अपनी विल पावर पे कुछ नहीं करना पड़ता, बिकॉज आई नो माई सेल्फ। मैं अगर विल पावर पे करूंगा तो उसमें थोड़ी सी गैप आ सकते हैं। तो बहुत ही मिनिमम है। शुरू में यस, मैं 1-2 साल मैंने थोड़ा सा टाइम लगाता था, लेकिन उसके बाद जब चीजें ठीक होगी, सिस्टम बन गए, प्रोसेस बन गए, अब तो ये है कि वीकेंड पे अगर मैं हाफ एन आवर 1 आवर बस, और वो भी जस्ट देखने के लिए और चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, नॉट टू मैनेज माई पोर्टफोलियो। यानी कि पैसिव इनकम की स्ट्रेटेजी आपने जो है बहुत अच्छे यस। तरीके से ऑटोमेट कर दिया है और उसके फ्रूट्स जो हैं वो लाइफ में बड़े अच्छे तरीके से नज़र आ रहे होंगे। अच्छा इरफान साहब, अगर आप कंफर्टेबल हों शेयर करना चाहें नए लोगों के साथ एज मोटिवेशन कि रफली आपने इस 10 साल की जर्नी में कितनी इन्वेस्टमेंट की पीएसएक्स में और आज जो है पोर्टफोलियो माशाल्लाह कितना हो गया, अगर आप शेयर करना चाहें। जी, मैंने इसके अंदर लाइक अगर आज का मैं आपको बताऊं तो मेरा अराउंड कोई पोर्टफोलियो जो है दैट्स अराउंड 50 मिलियन प्लस। अच्छा। और कितना प्लस है उसको, 10 हम्म। प्लस है वो। हाँ। और उसके और काफी, तो और उसके इरफान अंदर भी साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। आपका जो टारगेट था एक फाइनेंशियल फ्रीडम का, जैसे टारगेट होता है कि एक पोर्टफोलियो साइज इतना हो जाता है ना, फिर आपकी एक्सपेंसेस सारे आप डिविडेंड से भी कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस होती है, आप री इन्वेस्ट करते हैं। तो आपने वो जो अपना टारगेट रखा होता है वो आपने इन 10 सालों में अचीव कर लिया। मैंने कर लिया। और बेसिकली उसी वक्त आज से 10 साल पहले ही मैंने उसको अपना टारगेट ये डिफाइन किया था, वो जो 4% वाला फार्मूला है कि योर हम्म। एनुअल एसेंशियल एक्सपेंसेस हम्म। मल्टीप्लाई बाय 25, दैट्स द मनी यू नीड। और उसी को मैंने टारगेट किया था। एंड हम्म। टारगेट ये था कि दिसंबर 26 तक उसको अचीव करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ये है कि वो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। और अब जो पैसिव इनकम है अब वो इतनी है कि लाइक इफ आई वांट टू गेट बैक टू पाकिस्तान, तो मेरे जितने एसेंशियल एक्सपेंसेस हैं दे आर मोर देन कवर्ड थ्रू दोज पैसिव इनकम्स। और इरफान साहब, एक और चीज़ के बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा। जैसे हमारे स्पेशली जो जीसीसी में पाकिस्तानीज काम कर रहे होते हैं, उनका हमेशा एक डर होता है ना कि कहीं जॉब चली गई तो फिर पाकिस्तान में तो इनकम बहुत कम होती है। तो जब ये जी आप वो फाइनेंशियल फ्रीडम वाला गोल अचीव कर लेते हैं तो मेंटल स्ट्रेस और उस पर जो उसका इम्पैक्ट आता है उसके बारे में भी थोड़ा सा होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। और सबके, चाहे वो ओवरसीज में है या पाकिस्तान में है, मेन इसी चीज से डर लगता है ना कि जॉब अगर चली जाएगी, मेन सोर्स ऑफ इनकम खत्म, देन हाउ वी एबल रन आवर किचन एक्सपेंसेस, हम्म। कैसे रन होंगे। तो इस डर को, खौफ को खत्म करने का ऑप्शन ये है कि हम अपने इनकम जनरेटिंग एसेट्स के अंदर उनको इन्वेस्ट करें। आप स्प्लिट कर सकते हैं, पीएसएक्स के अंदर डालें, आहिस्ता आहिस्ता आप अपना पोर्टफोलियो बिल्डअप करें, और वहां से आपको कन्विक्शन भी आएगी, थोड़ा आपको इनकम जनरेशन शुरू हो जाएगी। फिर आप, अगर आप चाहें तो कुछ और अपने जो है ना रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आरडीए से आप पीएसएक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहां से जब एक दफा रिटर्न्स आने शुरू होंगे तो अपने आप आपका जो है ना वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा। सिर्फ ये है कि कंसिस्टेंट रहें फॉर द लॉन्ग टर्म। ये कोई शॉर्ट टर्म गेम नहीं है। यानी कि मेरे जैसे बंदे को जो अच्छी क्वालिफिकेशन है, सारे एक्सपीरियंस के साथ, इतनी अच्छी डिसेंट सेविंग के साथ भी तकरीबन 10 साल लगे थे।
हम्म। और मैंने काफी सेंस ऑफ अर्जेंसी और फोकस से किया। और आपके सो जो स्टे फर्स्ट 6-7 years थे वो काफी मुश्किल भी थे अगर वैसे देखें जी साइकिल जी पॉइंट जी ऑफ व्यू बिल्कुल, से। साइकिल पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जैक्टली। तो ये ये जरूर ज़हन में रखें कि डल टाइम आएगा, बेयर मार्केट आएगी, आप लोगों से कनेक्टेड रहें, अपने नॉलेज को अपस्किल करें, उसको आउटसोर्स ना कर दें। मेरे पैसे का सबसे ज्यादा जो केयर कर सकता हूँ मैं खुद कर सकता हूँ। लोगों को सुने और अपने आप को जो है ना बी क्यूरियस, अपने आप को लाइक थोड़ा सा अपस्किल करके इन्वेस्टमेंट करें। 1-2 साल की इन्वेस्टमेंट अगर थोड़ा अगर ब्रेक इवन पे भी आती है तो उसके अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है। ये हर एसेट क्लास के अंदर ऐसी वोलेटिलिटी होती है, बट स्टे इन्वेस्टेड। और लॉन्ग टर्म में एज ए टोल्ड यू, मैं एग्जांपल दे सकता हूँ कुछ शेयर्स की जो मैंने 2020 में ड्यूरिंग कोविड टाइम लिए थे, आज वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हो गए। मैंने उनको अभी भी सेल नहीं किया। अच्छा, ये तो एग्जांपल्स एक दो शेयर करें। जैसे एंग्रो आई थिंक फर्टिलाइजर, एफएफसी एक एग्जांपल हो सकती है शायद आपने। एफएफसी, हाँ। एंग्रो फर्टिलाइजर, एटलस हम्म। होंडा, नेशनल फूड, मिजान हम्म। बैंक। हाँ बिल्कुल, ये हाँ ये यानी कि शेयर्स टेन अब तो टाइम्स हो उनका गए, बिल्कुल कैपिटल सही है। गेन, अब तो उनका कैपिटल गेन देख के डर लगता है। हम्म। या अब इसका इरफान फिफ्टी। साहब, वो आपने फाइनेंशियल फ्रीडम भी अचीव कर लिया, सही है। और अभी आप माशाल्लाह इतने यंग भी हैं, तो आगे का फिर नेक्स्ट 10 years का क्या प्लान है? नेक्स्ट 10 years का प्लान ये है कि ये जो एग्जिस्टिंग प्लान है, जिसको साथ साथ के साथ हम उसको जो है ना इम्प्रूव करते रहे, रिफाइन करते रहे। कहीं पर अगर चीजें आर नॉट गोइंग एज पर द प्लान तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया। ये प्लान ठीक है, इसी को आगे कंटिन्यू करना है, पोर्टफोलियो अपना फर्दर इनहांस करना है। और आइडिया यही था कि अपनी रिटायरमेंट से 5 साल पहले, जबकि मैंने थोड़ा सा पहले कर लिया है, कि आप कंप्लीटली जो है ना पैसिव इनकम पे मूव कर जाएं। और जो ये नॉलेज एक्सपीरियंस हमारे पास है, ये फिर लोगों के साथ, कम्युनिटी में, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उनको मोटिवेट करें कि किस तरीके से बिलो योर मीन्स रह के छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ भी आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। और आगे का प्लान बस यही है कि इसको जो है स्टिल कंटिन्यू करें। और यहाँ PSX से जो थोड़ा सा टाइम सेव हो जाता था आपकी रहनुमाई की वजह से, गाइडेंस की वजह से, तो मुझे जो ARN का सबसे बड़ा बेनिफिट, मैं आपसे ओपन फ्रैंक होकर बता रहा हूँ, ये था कि मुझे US मार्केट के अंदर जो है ना काफी टाइम मिल गया स्पेंड करने के लिए। तो वहां से भी काफी अर्निंग जो है ना मेरी जनरेट हुई। सेम प्रिंसिपल, सेम चीजें क्या नहीं करना। और इंडिविजुअल स्टॉक्स में नहीं जाते थे, ETF के अंदर इन्वेस्ट किया। तो सेम लोगों से मैं ये कहूंगा कि अगर आपको PSX का बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं है तो कोई स्टार्ट कर लें, ETF में चले जाएं, KMI 30 को फॉलो कर लें। हाँ, लर्निंग तो स्टार्ट चलती रहती है, जैसे जैसे जर्नी लर्निंग चलती चलती रहती रही, है। लर्निंग लर्निंग इज चलती एन रही। अनएंडिंग, एक तरह से वो तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग करती रहती है। थैंक यू सो मच इरफान जी साहब। कोई ऐसा किस्सा आपको फाइनली याद आ रहा हो, या कुछ एक दो टिप्स आप देना चाहते हो नए लोगों को, तो प्लीज शेयर जी करें। नए लोग, जी बिल्कुल। नए लोगों का यही है कि जैसे आपने भी 1-2 पॉडकास्ट में इसका जिक्र किया था कि बिफोर दे स्ट्रेट वे जंप इनटू द इन्वेस्टिंग, सबसे पहले अपना इमरजेंसी फंड बनाएं, 6 to 8 months ऑफ एसेंशियल एक्सपेंसेस, वो बहुत जरूरी है। इंश्योरेंस लें फॉर द लाइफ, मेडिकल, व्हीकल, जो भी एसेट्स हैं वहां से अपने आप को प्रोटेक्ट करें। समटाइम मेरे मुशाहिदे में ऐसी चीजें हैं कि इंश्योरेंस नहीं दी, मेडिकल इंश्योरेंस, कोई छोटी सी मेडिकल इमरजेंसी हुई है, एंड दे एंड अप पेइंग नेक्स्ट 5-6 year प्रीमियम इनटू दैट मेडिकल इमरजेंसी। इसके साथ साथ अपने घर की, गाड़ी की इंश्योरेंस लें। एंड देन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये सब लोगों के चाहे एक्सपीरियंस है या नए हैं, कि अगर कोई हाई इंटरेस्ट लोन या डेट, एंड स्पेशली रेफरिंग टू क्रेडिट कार्ड डेट है, तो उसको सेटल करें सबसे पहले। कोई भी जो इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है उसके रिटर्न्स क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट को ऑफसेट नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच इरफान साहब, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट 10 years ऑफ योर फाइनेंशियल फ्रीडम जर्नी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू।